नमस्कार। स्टडी बताती है कि इंडिया में 80% लोग जीवन में अपने सपनों का घर एक ही बार बनाते हैं। उसी सपनों के घर को पूरा करने के लिए उसके फाउंडेशन से लेकर फिनिशिंग तक अलग अलग लोगों का योगदान होता है। उन्हीं लोगों में से आज के हमारे मेहमान हैं श्री गणपति मेंटेनेंस सॉल्यूशन के डायरेक्टर श्रीमान गिरीश पांडे जी। गिरीश पांडे जी ने आज से 20 साल पहले मार्बल पॉलिशिंग एंड मेंटेनेंस का काम स्टार्ट किया था और आज उनकी कंपनी में 100 से ज़्यादा लोग उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। गिरीश पांडे जी की लाइफ और मार्बल पॉलिशिंग और मेंटेनेंस के बारे में आगे की जानकारी के लिए आइए स्वागत करते हैं गिरीश जी का। नमस्कार सर। नमस्कार सर। गिरीश जी, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट एंड मटेरियल इंडस्ट्री में आपका कैसे आना हुआ? संदीप जी, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। हल्द्वानी एक छोटा सा शहर है। वहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं दिल्ली आया कि हर आदमी का एक सपना होता है कि दिल्ली, क्योंकि उस टाइम पर दिल्ली हल्द्वानी जो है इतना डेवलप नहीं था, और दिल्ली आकर के जॉब की तलाश की। जॉब मिली, जॉब के साथ साथ काम शुरू किया, फिर लोगों से मिले, काफ़ी चीज़ें देखी। तो उसके बाद अचानक हमारे को, जैसे कि मैंने कहा था कि देवभूमि उत्तराखंड से हैं और भगवान के प्रति जो हमारी आस्था है वो बहुत ज़बरदस्त है, और ईश्वर कभी भी किसी आदमी को, मेहनत करने वाले इंसान को आगे बढ़ने का मौका भी देता है और उसको सहयोग भी करता है। तो ऐसे ही उस टाइम पर की बात है जब हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में आए थे, तो अक्षरधाम मंदिर का निर्माण चल रहा था दिल्ली में। हालांकि उस समय हमने इंडिपेंडेंट काम नहीं किया, किसी के साथ एसोसिएट होकर काम किया था, लेकिन पहली मशीन जो ख़रीदी थी वो अक्षरधाम मंदिर के नाम पे ख़रीदी थी, और वहीं से हमने उस मशीन को फ्री किया था। और उसके बाद हमारी जॉब भी चलती रही, और जॉब के साथ साथ हमने इस काम को धीरे धीरे चालू किया, और तब से लेकर अभी तक रेगुलर काम चल ही रहा है और अच्छा काम कर रहे हैं। गिरीश जी, स्टोन पॉलिशिंग में आपका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। अगर हम स्टोन पॉलिशिंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें कौन कौन से चरण होते हैं, या पॉलिशिंग स्टार्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? संदीप जी, सबसे पहले हमारे को स्टोन को समझना होगा। हमारे देश में आज तो काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं, लेकिन पहले जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था उस समय लोग पॉलिश को सिर्फ रगड़ाई समझ के करते थे, और इतनी ज्ञान भी नहीं था। और पत्थर को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे, अगर हमने कह दिया कि पॉलिशिंग करनी है, घिसाई करनी है और बट्टी चलाई और कर दिया, तो जितने भी बाहर के स्टोन से हैं, इटालियन स्टोन जितने भी हैं, उनके साथ सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर आप जब तक उसको नहीं समझोगे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो पत्थर क्या मांगता है, उसमें क्या चीज़ की कमी है, उसमें सिलिका है नहीं है, उसमें वो पोरस है, उसको हार्ड करना है, जब तक हम पत्थर को नहीं समझेंगे तब तक उसको पॉलिश करने का कोई नहीं है। अगर हम चीज़ को समझ के पॉलिश करते हैं तो पॉलिश बहुत अच्छा आता है, और लोग उसकी सराहना कर रहे हैं, लोग उसको मान रहे हैं। आज हम लोग कर रहे हैं काफ़ी काम। तो इसमें चरण कौन कौन से हैं, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से आप बताएंगे? सर जी, अगर पॉलिशिंग चरण की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्राइंडिंग होती है। जब पत्थर ले होता है स्टार्टिंग में, तो न्यू स्टोन में जो है टाँचे जिसको बोलते हैं हिंदी में, और टाँचे ग्राइंड करने के बाद अपनी डायमंड की मशीनें हैं, डायमंड का पूरा सिस्टम है, उसको जो है ग्राइंड करके बीच में, अभी जो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं वो सिलिकेट पॉलिश है। और सिलिकेट, पहले लोग बहुत परेशान थे कि पत्थर की चमक उड़ जाती है जी, चमक में मज़ा नहीं आता है, पत्थर में ग्लॉस नहीं आता है, पत्थर का एक अलग साइन नहीं आता है। तो हमने उस चीज़ को रीड किया, पढ़ा, और उसमें देखा कि अगर पत्थर के अंदर सिलिका की कमी है, अगर पत्थर पूरा, उसके पिन होल पूरे नहीं भरे हैं, वो फिल नहीं हो रहा है, तो वो ग्लॉस लेवल एक नहीं आता था। तो उसको हमने अलग अलग स्टेप में ले करके उसको पूरे प्रोसेस के साथ जो है ग्राइंड किया, और रिजल्ट आया, और काम कर रहे हैं। गिरीश जी, ये पॉलिशिंग का जो बिज़नेस है जी, इसमें वेदर का क्या रोल होता है? हमें किस वेदर में पॉलिशिंग कराने से बचना चाहिए? सर, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि यार मैंने पत्थर लगा दिया तो घिसाई कर दे, और घिसाई वाले की बेसिकली बात ही नहीं सुनते थे। मशीन चला, घिसाई कर, पॉलिश करो तो चला जा, समझते नहीं थे, क्योंकि पत्थर इतना डेवलप नहीं था, पत्थर को लोग जानते नहीं थे।
क्योंकि इंडियन पत्थर के साथ तो आपने रगड़ाई कर दी और पॉलिश कर दिया और चला, वो चमक जाता था, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं था। जितने भी इटालियन स्टोन है, एक्सपेंसिव स्टोन है पूरे, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और वेदर की अगर बात करूं तो जितना भी मॉइस्चराइज वेदर होता है, मॉइस्चराइज वेदर में हम कोशिश करें कि पत्थर की पॉलिश में ड्राई एटमॉस्फेयर चाहिए। इसके लिए ड्राई एटमॉस्फेयर के लिए पत्थर पॉलिश करने का जो ग्लॉस होता है मॉइस्चराइज, उसमें और उसमें करीब 30% का ग्लॉस का फ़र्क पड़ता है। आपके बिजनेस में एडेसिव और केमिकल्स का काफ़ी बड़ा रोल है जी। तो आज आप किस कंपनी के एडेसिव और केमिकल रोल यूज करते हैं? सर होता क्या है, बेसिकली पहले लोग कहते थे कि पत्थर लगा दिया और पत्थर पॉलिश कर दिया, घर हो गया। धीरे धीरे देखा कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद लोगों के पत्थर होलो हो जाते थे, क्रैकिंग आनी शुरू हो जाती थी और फटने शुरू हो जाते थे। फिर हमने उसको देखा कि आखिर रीज़न क्या है। संदीप जी, होता है क्या, जब हम दीवार बनाते हैं तो एक नॉर्मल आदमी जो है 7 दिन उसकी तराई करता है कि सीमेंट की क्यूरिंग हो जाए, और अब मसाले के साथ अगर पत्थर को लगाते हैं तो हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जिससे कि हम उसके अंदर क्यूरिंग कर सकें। अब क्यूरिंग नहीं होगा तो सीमेंट सूख जाता है, उसकी मौसम के साथ ड्राइनेस हो जाती है, क्योंकि आपने नीचे डाल दिया और उसमें कोई ना कोई क्यूरिंग हो रही है ना कुछ हो रहा है, तो पत्थर बजना होलो होना नाजिम है, हो जाता है। अब पहले हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पत्थर को ले कैसे करें। जब पत्थर की लेइंग हम अगर प्रॉपर करवा लेते हैं तो फिर हमारे को कभी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके लिए सबसे मेन ये है कि हम पहले पीसीसी करके, पीसीसी को 7 दिन तराई करके उसको प्रॉपर तरीके से फिट कर लें। अब आते हैं जी एडेसिव की बात। एडेसिव में एक सेल्फ क्यूरिंग केमिकल पड़ा होता है, जिसकी वजह से इंटरनल क्यूरिंग चलती रहती है, और जो एडेसिव होता है वो 5 to 6 mm मोटाई होती है, तो उसमें कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से कि वो सूख जाए या वो होलोनेस आ जाए। 5 mm की बीटिंग में तो होलोनेस आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर पत्थर होलोनेस नहीं है, फिक्स सही है, तो पॉलिशिंग का रिजल्ट 100 गुना अच्छा आता है। हमने कई कंपनियों के साथ काम किया। होता क्या है कि सबसे मोस्ट हमको ये देखना होता है कि आपको आफ्टर सेल सर्विस किस कंपनी की अच्छी है। तो अभी हम बेसिकली ज़्यादातर काम मार्मल सॉल्यूशन के साथ कर रहे हैं, और मार्मल सॉल्यूशन का एक ही उद्देश्य है कि वो टाइम टू टाइम अपडेट रहते हैं और क्लाइंट को अपना पूरा समय अर्पित करते हैं और क्लाइंट की प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझते हैं। इसलिए आशीष जी जब से हमारे को मिले तो हम काफ़ी उनके साथ इम्प्रेसिव हुए और अभी रेगुलर मार्बल सॉल्यूशन के साथ काम कर रहे हैं। गिरीश जी, ये जो मार्बल स्टोन्स का जो हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं जी, काफ़ी चमकीला प्रोडक्ट होता है जी। इस चमक को बरकरार रखने के लिए हमें किन किन सावधानियों का, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर मैं घर की बात करूँ, इंटीरियर में पत्थर एक ऐसी चीज़ है जो एंट्री करते ही सबसे पहले आपकी नज़र पड़ती है पत्थर के ऊपर। और काफ़ी जो अच्छे लोग हैं, शौकीन लोग हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव स्टोन भी खरीदते हैं और उनकी एक ही दिली इच्छा होती है कि मेरा पत्थर शीशे की तरह चमके। अब हम पॉलिश करते हैं, उसके बाद मैक्सिमम लोग ये पूछते हैं कि भाई आज आपने पॉलिश तो कर दिया, ये बहुत अच्छा लग रहा है, अब हम इसको कैसे मेंटेन करें। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर हम उसको रेगुलर, जैसे हम डेली अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं, फेस वॉश यूज करते हैं, स्नान करते हैं, कई चीज़ें, तो उसी तरीके से पत्थर को भी हमारे को मेंटेन करना पड़ता है। अब पत्थर मेंटेनेंस की बात करें कि सर हमें सबसे पहले इसको डस्ट से बचाना है, कि जितनी ज़्यादा डस्ट आएगी उतना ज़्यादा फ्लोर में स्क्रैचेज आएंगे और ग्लॉस ख़त्म हो गया। और मेन तो यह है कि मॉपिंग करनी है। इटालियन स्टोन में बैट मॉपिंग की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, डस्ट को कंट्रोल करना है। अगर डस्ट कंट्रोल कर ली तो पॉलिश फुली मेंटेन रहती है। फिर बाकी जो है अगर ज़्यादा उसी लेवल में करना है तो हर क्वार्टरली हम उसको मेंटेन, बफिंग सिस्टम आता है हमारा, बफिंग करवा के मेंटेन करते हैं। अच्छा सर, एक जो नॉर्मल पॉलिशिंग होती है और एक अच्छी पॉलिश होती है, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? अच्छी पॉलिश में आज की डेट में जो मेन चल रहा है, हमको स्टोन को समझना पड़ेगा। अगर स्टोन हमारा जब तक पूरा स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक हम स्टोन की पोरोसिटी को ख़त्म नहीं करेंगे, स्टोन के पिन होल ख़त्म नहीं करेंगे, तो इसके लिए सबसे अच्छी पॉलिश में आज कहते हैं जो इंडिया में काफ़ी चल रही है वो है सिलिकेट पॉलिश। सिलिकेट पॉलिश में क्या होता है कि सर
बेसिकली डायमंड की मशीन होती है, जो नाम एक डायमंड मशीन का है। बेसिकली लोग कहते हैं कि डायमंड पॉलिश कर रहे हैं। डायमंड पॉलिश अपने आप में कोई पॉलिश नहीं है, क्योंकि डायमंड पॉलिश का मतलब डायमंड से पॉलिश करना। क्या पॉसिबल है 100 रुपये की बट्टी में डायमंड आएगी? तो पॉसिबल नहीं है, नहीं आ सकती। वो मिरर पॉलिश है। मिरर पॉलिश को हम सिलिका अगर उसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं तो सिलिकेट उसके अंदर पेनिट्रेट हो गया और पत्थर की टॉप सरफेस हार्ड हो गई, पत्थर का ग्लॉस लेवल बहुत अच्छा आ जाता है। तो सिलिकेट पॉलिश आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर है और अच्छी पॉलिश कराने के लिए सिलिकेट पॉलिश ही करानी चाहिए। आपका काफ़ी बड़ा अनुभव रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर जी। तो अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं जी, तो एक अच्छी पॉलिश कराने में घर में कितने रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खर्चा आ जाता है सर? ये डिपेंड करता है। अगर आपने पत्थर ही 50 रुपये फुट का ख़रीदा है और मैं आपको कहूँगा कि जी आप 150 रुपये फुट की पॉलिश कराइए, तो आप नहीं कराएंगे और उस स्टोन के लिए वो पॉलिश रिकमेंडेशन भी नहीं है। अगर आपका स्टोन एक्सपेंसिव स्टोन है, अच्छा स्टोन है, तो उसमें आपको, अगर हम पूरी प्रोसेस की बात करें, ग्राइंडिंग से लेके कटिंग से, हॉर्निंग से, क्रिस्टलाइजेशन से, सीलर से अगर बात करें, तो अप्रॉक्सीमेटली 150 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का खर्चा आ जाता है, जिससे कि वो लॉन्ग टाइम अच्छा सर्वाइव करता है। ये जो इंडस्ट्री है जी, जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं जी, ये इंडस्ट्री कैसा है? अगर कोई युवा आज का इसमें अपना भविष्य देखता है जी, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है? कितने रुपए वो लगा के इस बिज़नेस में आ सकता है और फ्यूचर कैसा रहेगा उसका? देखो संदीप जी, जो आज का कॉन्सेप्ट है, जो आज लोग काम कर रहे हैं, आर्किटेक्चर बड़े बड़े इस पे काम कर रहे हैं, लोग बंगलोज बना रहे हैं, कोठियाँ बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं। आने वाले टाइम में फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है और मेरी तो हर युवा से ये सलाह है कि पहले काम सीखें, पहले उसको समझें कि हम करना क्या चाह रहे हैं। आजकल नॉर्मली क्या होता है, आदमी 6 महीने काम कर लेता है किसी भी कंपनी के पास और जाके खड़ा हो जाता है, जी मैं मशीन ले आया और आप मुझे काम दे दीजिए, मैं काम कर देता। ठीक है, मशीन भी वही है, लेकिन उसके पास नॉलेज नहीं है, उसने उसको चीज़ को समझा नहीं, उसने भट्टी चलाई, उसको आधी चीज़ें मालूम ही नहीं है और वो काम करके आ जाता है। और उसके बाद जब क्लाइंट उस घर में जाता है और क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता है, तो एक तो क्लाइंट सफ़र करता है, क्योंकि उसने वो जो चीज़ सपना देखा था कि मेरा घर बढ़िया सा चमके, और वो चंद पैसों के लोभ में, क्योंकि वो लोग जो स्टार्ट करते हैं तो वो सिर्फ उनका एक ध्येय रहता है कि मैं अपना जो नौकरी में 10-15 हज़ार कमा रहा था उससे थोड़ा सा पैसे ज़्यादा मिल जाए और मैं अपना काम कर लूँ। और वो उतनी नॉलेज ना होने की वजह से कहीं ना कहीं वो उनका जो बेचारे इतना सपना लेकर के घर बनाते हैं, उनका घर का सपना पूरा नहीं हो पाता, फिर उनको दोबारा रीग्राइंडिंग करके पॉलिश कराना पड़ता है। ऐसे केस मेरे साथ बहुत सारे आते हैं और हम लोग करते हैं उसको। बट अगर युवा के लिए यही प्रेरणा है कि पहले काम सीखिए, नॉलेज ग्रहण कीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए, देन से कोई दिक्कत नहीं है, कोई अच्छा काम है। इंडस्ट्री आगे बूम कर रही है, काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हैं। आज की डेट में अगर बात करें तो काफ़ी हाई राइज प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। धन्यवाद गिरीश जी, बहुत बढ़िया सेशन रहा। थैंक यू सो मच।